आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक कश्मीरी नौजवान है, आदिल मीर। उसका एक ईमेल है हमारे पास। ये ईमेल उसने दिल्ली में एक मनोवैज्ञानिक को भेजा था। और ये सिर्फ एक ईमेल नहीं है, ये मतलब पहचान, प्यार और दो अलग अलग दुनियाओं के बीच पिसने की एक बहुत ही पर्सनल, उलझी हुई कहानी है। तो हमारा स्रोत है ये ईमेल। ये आदिल की जिंदगी का वो मोड़ दिखाता है जहां उसकी श्रीनगर की यादें और दिल्ली की जो हकीकत है वो टकरा रही हैं, खासकर उसके एक रिश्ते को लेकर। तो आज हम आदिल के शब्दों से ही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी की अपनी पहचान, परिवार की उम्मीदें और समाज के जो पूर्वाग्रह होते हैं ना, वो कैसे जिंदगी को, रिश्तों को बिल्कुल अंदर तक असर करते हैं। तो चलिए इस ईमेल को परत दर परत खोलते हैं। आदिल ईमेल शुरू करता है श्रीनगर से। बताता है कि वो डल झील के पास पैदा हुआ। अपने बचपन के बारे में लिखता है, जैसे बर्फबारी देखना, वादी में अजान की आवाज सुनना। और फिर वो बीच बीच में कर्फ्यू की अजीब सी खामोशी। वो अपने पिता की बात भी कहता है कि उनके लिए कश्मीर कभी जन्नत था, पर अब उन्हें एक एक कैद खाना सा लगता है। ये शुरुआत ही कितनी विरोधाभासी है ना? बिल्कुल। और यहीं से कहानी की ना वो बुनियाद रखी जाती है। एक तरफ वो कुदरत की बेपनाह खूबसूरती, रूहानी सुकून, और दूसरी तरफ वो बंदिशें, वो एक अनकहा सा तनाव। पिता की ये बात, जन्नत से कैद खाना, ये आदिल के मन में कश्मीर की एक बहुत खास, शायद थोड़ी दर्द भरी पहचान बनाती है। ये वो इमोशनल रंग देगा जरूर। हाँ, ये दिखाता है कि उसकी दुनिया में खूबसूरती और तनाव कैसे घुले मिले हुए हैं शुरू से ही। हाँ। और इसी बोझ के साथ शायद वो 2015 में दिल्ली आता है आर्किटेक्चर पढ़ने, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। दिल्ली उसे लगता है जैसे कोई कोई अलग ही ग्रह हो। वो लिखता है, यहाँ बहुत शोर है, बहुत ज्यादा एम्बिशन है, और फिर भी एक अजीब सा खालीपन, अकेलापन। ये सोचने वाली बात है, इतनी भीड़ भाड़ वाला शहर और फिर भी अकेलापन। अरे ये तो बहुत कॉमन अनुभव है उन लोगों के लिए जो मतलब अपनी जड़ों से दूर किसी बड़े शहर में आते हैं। बाहर का शोर तो है, भागदौड़ है, लेकिन वो अंदर का अकेलापन, वो अक्सर आता है कल्चरल अजनबीपन से। आदल जिस शोर और महत्वाकांक्षा की बात कर रहा है, वो शायद श्रीनगर की जो धीमी जिंदगी है, वहां का जो माहौल है, उसके बिल्कुल उलट है। तो जब दो ऐसी अलग दुनियाएं टकराती हैं ना, तो इंसान को लगता है कि वो कहीं फिट नहीं हो रहा, और वहीं से वो अकेलापन आता है। और शायद इसी अकेलेपन में उसे कनेक्शन मिलता है। पढ़ाई के दूसरे साल में वो नेहा से मिलता है। नेहा दिल्ली की ही है, लाजपत नगर की। आदिल उसके बारे में लिखता है कि वो इंसानी रूप में गर्मजोशी जैसी थी। उसकी हंसी में आदिल को घर की याद आती थी, लेकिन उसकी आत्मा दिल्ली की थी। और धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया। ये जो उसने कहा ना, इंसानी रूप में गर्मजोशी, ये बड़ा भावनात्मक है। लगता है वो नेहा में वही अपनापन ढूंढ रहा था जो दिल्ली में मिसिंग था। हाँ, ये शब्द बताते हैं कि नेहा आदिल के लिए शायद एक उम्मीद जैसी थी, दिल्ली की उस अजनबी दुनिया में कुछ जाना पहचाना सा। लेकिन यहीं पर कहानी का जो मेन टेंशन है वो भी छिपा है। आदिल का कश्मीर और नेहा की दिल्ली, ये दो बिल्कुल अलग पोल्स हैं। उनका प्यार अनजाने में ही इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पुल की नींव में ही एक खिंचाव है जो वो शायद शुरू में महसूस नहीं कर पाए। वो लाइन, हंसी घर की, आत्मा दिल्ली के, ये विरोधाभास ही उनके रिश्ते की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी बता देता है। और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। बाहर की दुनिया की दरारें उनके निजी रिश्ते तक आ गईं। ईमेल में आदिल बताता है कि नेहा के माता पिता वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनका साफ कहना था, वो लोग हमारे जैसे नहीं होते। कश्मीरी कभी दिल से भारत का हिस्सा नहीं बनते। वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऐतराज नहीं है, ये तो एक गहरे पूर्वाग्रह की तरफ इशारा है। बिल्कुल। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे या उनसे जुड़ी धारणाएं होती हैं, वो लोगों की पर्सनल जिंदगी में जहर घोल सकती हैं। यहाँ हम बनाम वो का विभाजन बहुत साफ दिख रहा है। नेहा के परिवार की बातों में कश्मीर और कश्मीरियों से जुड़े स्टीरियोटाइप्स, सुनी सुनाई बातें, शायद मीडिया की बनाई छवि, वो सब साफ झलकता है। ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियन का नहीं है, ये एक कम्युनिटी के प्रति गहरे बैठे अविश्वास और उन्हें दूसरा मतलब अजनबी मानने की सोच का है। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। श्रीनगर में आदिल के अपने वालिदैन उसे वार्न करते हैं। वो कहते हैं, दिल्ली की लड़कियां तुम्हारा दर्द, तुम्हारी जड़ें, तुम्हारा संघर्ष नहीं समझ सकती। वो लोग हमें कभी अपना नहीं मानते। उनकी दुनिया में जाकर कहीं तुम खुद को ही न खो देना।
यहाँ भी वही डर है, वही बंटवारा है, बस एंगल अलग है। ये बहुत दिलचस्प है। डर दोनों तरफ लगभग एक जैसा है कि दूसरा पक्ष उनके बच्चे को, उसकी पहचान को, उसकी दुनिया को समझेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोनों परिवार अपने बच्चों को चोट से बचाना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनकी सुरक्षा की जो परिभाषाएं हैं वो इतनी संकरी हैं और एक दूसरे के खिलाफ हैं कि वो अनजाने में उन्हें दुख ही पहुंचा रहे हैं। आदिल के माता पिता का डर शायद कश्मीर के हालात से, वहां के सामूहिक अनुभव से, बाहरी दुनिया से मिली उपेक्षा से उपजा हो सकता है। दोनों ही तरफ के परिवार अनजाने में अपनी अपनी दुनिया की दीवारों को और मजबूत कर रहे हैं और आदिल और नेहा को और दूर धकेल रहे हैं। और इन सारे बाहरी दबावों का असर वो सीधा आदिल के अंदर पड़ता है। वो एक कश्मकश में फंस जाता है। वो लिखता है, और ये शायद ईमेल का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, मैं फंस गया था। नेहा के परिवार के लिए मैं हमेशा एक कश्मीरी बाहरी था। मेरे अपने परिवार के लिए वो दिल्ली की बाहरी थी। और मैं न तो अब पूरी तरह भारतीय रह गया था और न ही पूरी तरह कश्मीरी। ये कैसी बेबसी है, कहीं का न रह पाने का एहसास। इसे एकेडमिक भाषा में लिमिनैलिटी कहते हैं, मतलब वो बीच की स्थिति का अनुभव। ये वो अवस्था है जब इंसान न तो अपनी पुरानी दुनिया या पहचान से जुड़ा महसूस करता है और न ही नई दुनियाओं से पूरी तरह अपनाती है। ये एक गहरा पहचान का संकट पैदा करता है। इंसान खुद को बहुत अकेला, कंफ्यूज्ड और कटा हुआ महसूस करता है। आदिल का संघर्ष अब सिर्फ दो परिवारों के बीच का झगड़ा नहीं रहा। ये उसके अंदर दो पहचानों, दो वफादारियों के बीच एक युद्ध बन गया है। उसे शायद लग रहा है कि उसे चुनने को कहा जा रहा है, जबकि वो शायद दोनों का हिस्सा बने रहना चाहता हो। और ये अंदरूनी लड़ाई यकीनन उसके और नेहा के रिश्ते पर भी भारी पड़ रही होगी। ईमेल का अंत भी बड़ा अजीब है, अधूरा सा। आदिल बताता है कि एक झगड़े के बाद नेहा ने उससे कुछ पूछा था, लेकिन वो पूरा सवाल नहीं लिखता, बस इतना लिखता है, आदिल तुम क्यों नहीं कर सकते, और फिर वाकया अधूरा छोड़ देता है। हमें पता ही नहीं चलता कि नेहा ने असल में पूछा क्या था। ये अधूरापन कहानी के टेंशन को और बढ़ा देता है, एक पहेली की तरह। ये अधूरा सवाल शायद आदिल की उस वक्त की जो मानसिक हालत थी, उसकी अनिश्चितता और उनके रिश्ते के जो अनसुलझे पहलू थे, उसका प्रतीक है। हो सकता है नेहा पूछ रही हो कि वो अपने परिवार के खिलाफ क्यों नहीं जा सकता, या अपनी कश्मीरी पहचान का कोई पहलू क्यों नहीं छोड़ सकता, या दिल्ली को पूरी तरह क्यों नहीं अपना सकता। सवाल जो भी था, उसका अधूरा रह जाना ये दिखाता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स इमोशनल और कल्चरल मुद्दों का कोई आसान जवाब या हल अक्सर नहीं होता। बातचीत शायद वहीं टूट जाती है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जवाब देना वो नामुमकिन सा लगता है। तो फिर आदिल के इस अधूरे ईमेल से हम क्या समझ सकते हैं, क्या टेकअवेज हैं? पहली और शायद सबसे चुभने वाली बात जो सामने आती है वो ये है कि कैसे पॉलिटिकल सीमाएं और सामाजिक पूर्वाग्रह सिर्फ नक्शों या बहसों तक नहीं रहते, वो दिलों में भी खिंच जाते हैं। वो प्यार जैसे बिल्कुल निजी इंसानी जज्बे को भी हम बनाम वो के संघर्ष में बदल देते हैं। आदिल और नेहा का प्यार सिर्फ उनका नहीं रहा, वो दो समुदायों, दो इतिहासों, दो डरों के बीच पिसने लगा। बिल्कुल। दूसरी अहम बात पहचान के संकट से जुड़ी है, जो आदिल के अनुभव से साफ होती है। जब आपकी पृष्ठभूमि, आपकी पहचान को लगातार शक या नेगेटिविटी से देखा जाता है ना, तो अपनी उस पहचान को बनाए रखना या उसे किसी और के साथ शेयर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आदिल को दोनों तरफ से बाहरी होने का एहसास कराया जा रहा है। नेहा के परिवार के लिए वो हमेशा कश्मीरी है और अपने परिवार के लिए वो दिल्ली वाला बनता जा रहा है। ये स्थिति इंसान को अपनी ही जड़ों पर, अपनी ही हस्ती पर सवाल उठाने को मजबूर कर सकती है। हाँ, और ये ईमेल हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे माँ बाप की चिंताएं, उनके डर, चाहे वो बच्चों की भलाई के लिए ही क्यों ना हो, उनके रिश्तों में दीवारें खड़ी कर सकते हैं। दोनों परिवार अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, पर उनकी सुरक्षा की परिभाषाएं इतनी अलग हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, कि वे अनजाने में ही अपने बच्चों के दुख का कारण बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पहचान और कम्युनिटी को बचाने की कोशिश में वे प्यार और जुड़ाव की संभावना को ही खत्म कर रहे हैं। और आखिर में ये कहानी दो दुनियाओं के बीच फंसे होने की ट्रेजेडी दिखाती है। आदिल शायद एक पुल बनना चाहता होगा, लेकिन उसे दोनों किनारों से धकेला जा रहा है। वो ना तो पूरी तरह एक दुनिया को अपना पा रहा है, न दूसरी दुनिया उसे पूरी तरह अपना रही है। ये स्थिति अक्सर इंसान को गहरे भावनात्मक अकेलेपन और कन्फ्यूजन में डाल देती है।
ये सिर्फ आदिल की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की कहानी है जो माइग्रेशन, इंटरकल्चरल रिश्तों या बदलते सामाजिक माहौल की वजह से ऐसी ही बीच की जगहों पर अटक जाते हैं, जाना इधर के रहते हैं ना उधर के। आदिल का ईमेल अधूरा रह गया, शायद इसलिए कि पहचान, अपनापन, मंजूरी, इन सबसे जुड़े सवाल अक्सर जिंदगी में अधूरे ही रह जाते हैं। उनके जवाब मिलना आसान नहीं होता। उसकी कहानी हमें उन लाखों लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो रोज ऐसे ही अंदरूनी अदृश्य संघर्षों से गुजरते हैं, जिनकी कहानियां शायद कभी किसी ईमेल में भी दर्ज नहीं हो पाती। छोड़ता है कि जब समाज, परिवार, हालात आपको लगातार किसी एक खास पहचान के खांचे में डालने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि इंसान अपनी शर्तों पर अपनी एक मिली-जुली नई पहचान बना सके? क्या आदिल और नेहा जैसे लोग कभी अपनी एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें दोनों रंग शामिल हों? और अगर हाँ, तो इस आज़ादी की, अपनी पहचान खुद बनाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? इसी सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ।